गोपाल ड्राइव कर रहा था, फिर भी उसकी सवाल भरी नजरें एकांश की ओर उठ रही थीं। क्या हुआ गोपाल, कोई सवाल है तो पूछ लो। एकांश ने उसकी आंखों के सवाल पढ़कर कहा। गोपाल सकपका गया। साहब, छोटे मुंह बड़ी बात, मगर गोपाल कोई भी सवाल है तो निसंकोच पूछो। एकांश ने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहा। गोपाल अपनी बेचैनी दूर करने की कोशिश में बोला। आप मेरी समझ में नहीं आते साहब। उसने बैक मिरर से एकांश की आंखों में देखा। एकांश भी शांत नजरों से उसे ही देख रहा था। साहब, हर साल जब इलेक्शन होता है, नेता लोग हमेशा कहते हैं "वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करेंगे"। हम उनको जिता भी देते हैं, उनकी सरकार भी बनती है, मगर सरकार अपना सबसे बड़ा वादा पूरा करती ही नहीं है। सालों से वादा कर रही हैं कि बेटियों और औरतों को सुरक्षा देगी। कई सरकारें आईं, कई नेता गए, लेकिन लड़कियों के साथ दुष्कर्म आज भी हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता सरकार कुछ करती क्यों नहीं। यह सब कहते हुए पहली बार गोपाल की आंखें लाल थीं। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। एकांश उसकी निराशा और गुस्सा दोनों समझ सकता था। बोलिए ना साहब, ऐसा क्यों? नेता इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन फिर भी ये सब क्यों हो रहा है? गोपाल की आंखों में बेचैनी देखकर जब उसकी उम्मीद एकांश के चेहरे पर गई, वह बेहद शांत और स्थिर नजर आ रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में हो। एकांश ने हल्की ठंडी मुस्कान के साथ कहा। गोपाल, तुम्हारे इन सवालों का जवाब मेरे पास है, लेकिन क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? जी साहब, पूछिए। अगर मालूम हुआ तो जरूर बताऊंगा। गोपाल के अंदर नर्वसनेस भी थी और जवाब जानने की उत्सुकता भी। एकांश ने पूछा। गोपाल, बताओ, दुनिया में शराब से बहुत तबाही हो रही है। कोई कैंसर से मर रहा है, कोई नशे में एक्सीडेंट करता है। नुकसान ही नुकसान है। फिर भी शराब बंद क्यों नहीं होती? उल्टा सरकारी शराब की दुकानें चलती हैं। सरकार खुद कहती है कि शराब बंद कर देगी, लेकिन उसी की दुकान चल रही है। क्यों? यह सुनकर गोपाल ने ऑटो एकदम रोक दिया। वह मुंह खोलकर आंखें फाड़कर एकांश को देखने लगा। उसने दिमाग पर जोर डालकर सोचने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह उसके हाथ जवाब में जीरो ही लगा। नहीं साहब, मुझे इसका कोई जवाब नहीं मालूम। उल्टा मैं तो कुछ शराबियों से परेशान हूँ। मैं शराब नहीं पीता। मुझे भी सरकार से यही सवाल करना है। ऐसा क्यों? गोपाल बच्चों जैसी बेचैनी में पूछ बैठा। एकांश मुस्कुराया। क्योंकि शराब से सरकार को फायदा है। वो चाह कर भी इसे बंद नहीं करवा सकती। अगर गहराई से देखो तो बहुत सारे कारण मिलेंगे। आम इंसान से लेकर बड़े नेता अभिनेता तक सब शराब पीते हैं। आराम के नाम पर ही सही, सबको इसकी जरूरत होती है। एकांश ने एक ठंडी सांस ली। और जहाँ तक लड़कियों की सुरक्षा का सवाल है, उसकी आवाज़ गहरी हो गई। अगर समस्या ही खत्म हो जाएगी तो समाधान का ढिंढोरा पीटकर नेता जीतेंगे कैसे? गोपाल कंफ्यूज होकर उसे देखता रह गया। गोपाल, इस बात को दो तरह से समझो। अगर छोटी छोटी बीमारियों का इलाज साधारण वैद्य कर लेते तो बड़े बड़े हॉस्पिटल थोड़ी ना बनते। मतलब अगर सरकार एक ही बार में सब कुछ ठीक कर देगी तो सालों तक वो हम पर राज कैसे करेगी? हमारी कमजोरी हमें दिखाकर हमें अपने हिसाब से मजबूर कैसे करेगी? गोपाल अब धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा था। एकांश बोला। आज टेक्नोलॉजी का टाइम है। बहुत कुछ हो सकता है। एक वक्त था जब कंप्यूटर लोगों की पहुंच से बाहर था, और आज बच्चे तक हर सेकंड उसे चला रहे हैं। सरकार चाहे तो लड़कियों के लिए बहुत सारे सुरक्षा गैजेट बना सकती है। ऐसे गैजेट जिनसे लड़की खुद को असुरक्षित महसूस करे तो तुरंत मदद बुला सके। लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोच रहा। लड़कियों को फ्री में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा सकती है। औरतों को भी घर घर जाकर सिखाया जा सकता है। लेकिन ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। फिर उसकी आंखें डार्क हो गईं। और अगर कोई इस बारे में सोचे भी, तो कोई ऐसा करने की कोशिश करे भी, तो पहली बार उसे सपोर्ट नहीं मिलता, और दूसरी बात, उसे कामयाब होने ही नहीं दिया जाएगा। गोपाल चौंक गया। लेकिन ऐसा क्यों साहब? इंसान चांद पर जा सकता है, मंगल पर जा सकता है, तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या छोटी मोटी चीज बनाना बड़ी बात है? फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता? एकांश ने फीकी मुस्कान दी। क्योंकि कोई भी इस दिशा में गहराई से सोच नहीं रहा। सबको भूख है कुछ बड़ा करने की। पृथ्वी से दिल नहीं भर रहा तो दूसरे ग्रहों पर घर बनाने का प्लान है। सरकार के पास समय है कि वो चांद पर घर बनाने के सपने देखे, लेकिन इस देश की बेटियों को सुरक्षित रखने का विचार उसके लिए समय नहीं है। न कानून सुधारे जा रहे हैं, न अपराधियों को कानून का डर है। ऐसी बातों के बीच दोनों अस्पताल पहुंच गए। अंदर मंत्री साहब गुस्से में पागल की तरह घूम रहे थे।
उनके सामने एसीपी रुस्तम खड़ा था। मंत्री साहब ने लाल आंखों से उसे घूर कर कहा, एसीपी कान खोलकर सुन ले। 24 घंटे के अंदर उस आदमी को मेरे सामने खड़ा कर दे जिसने मेरे बेटे की यह हालत की है, वरना ना तेरी ये वर्दी रहेगी और ना तू। उनके गुस्से को देखकर एसीपी रुस्तम भी घबरा गया। मंत्री साहब, आप फिक्र ना कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसे ढूंढकर आपके सामने पेश कर दूंगा। 24 घंटे पूरे होने से पहले ही वो आपके सामने होगा। मंत्री ने ठंडी आंखों से देखा, यही तेरे लिए अच्छा होगा। अगर तू यह काम नहीं कर पाया तो जवाब में तेरी बर्बादी तुझे तोहफे में मिलेगी। फिर उन्होंने नजरें हटाई और आईसीयू के दरवाजे पर जाकर अंदर देखा। नमन की हालत अब भी नाजुक थी। उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि वे बेटे से मिलना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर ने परमिशन नहीं दी। अब तक शांत खड़ा रुस्तम अंदर ही अंदर उबल चुका था। उसने पलटकर मंत्री साहब को देखा। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। जिसकी वजह से आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। वह मन ही मन बुदबुदाया। गुस्से में पैर पटकता हुआ वह अस्पताल से बाहर निकल रहा था कि तभी सामने से आ रहे एकांत से टकरा गया। दोनों ने एक दूसरे को काट खाने वाली नजरों से देखा। दोनों की आंखें गुस्से से लाल थीं। एकांश गोपाल से बातें करते हुए अंदर आ रहा था। एसीपी कुछ कह पाता उससे पहले ही दूसरा डॉक्टर एकांश के सामने आ गया। सर प्लीज जल्दी चलिए, इमरजेंसी है। असिस्टेंट डॉक्टर उसे लेकर आगे बढ़ गया। फिर भी जाते हुए एकांश ने पलटकर एसीपी को देखा। एसीपी अभी वहीं खड़ा उसे घूर रहा था। दोनों की यह टक्कर किसी जंग की आगाज जैसी थी। एकांश ने असिस्टेंट डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने से पहले गोपाल को वेटिंग रूम में बैठने के लिए कह दिया। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। एक पल भी ना गंवाते हुए वह तुरंत उसके ट्रीटमेंट में जुट गया। इमरजेंसी में एकांश को उसकी कुछ सर्जरी भी करनी पड़ी। करीब 2 घंटे बाद वह ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। पेशेंट की हालत अब ठीक थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बाहर निकलते ही पेशेंट के परिजन हाथ जोड़कर उसके आगे आभार व्यक्त करने लगे। एकांश ने भी नरम होकर उन्हें आश्वस्त किया कि आगे पेशेंट को लेकर अब उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वह वेटिंग रूम में गया जहां गोपाल अभी भी उसके इंतजार में बैठा था। दोनों वहां से निकले। अस्पताल के पीछे एक पुराना गोदाम था जहां अस्पताल की पुरानी मशीनें रखी हुई थी। वहीं उन्होंने नमन को छुपा रखा था। नमन के साथ जो कुछ भी हुआ था उससे जुड़ी कई बातें ऐसी थीं जो एकांश और गोपाल को कानून की नज़रों में ला सकती थी। इसलिए बड़ी सफाई से वे दोनों उन सबूतों को मिटा चुके थे। हाँ, ये सब करते हुए दोनों को एहसास था कि भले उनका मकसद सही हो, लेकिन तरीका गलत था। सारा काम खत्म करने के बाद गोपाल वहां से जाने लगा, मगर एकांश ने उसे रोककर कुछ पैसे दिए क्योंकि गोपाल को पैसों की जरूरत थी। एकांश वापस अपने केबिन में आकर बैठ गया और फिर एक के बाद एक पेशेंट को अटेंड करते हुए उसका दिन कब गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। इस बीच एक बार भी सिया को कॉल या मैसेज नहीं कर पाया। सिया बेचैन होकर रूम में टहल रही थी। उसकी नजरें बार बार घड़ी पर जा रही थी। घड़ी में 8 बजने को थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अंधेरा हो चुका था। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। हवा के ठंडे झोंके भी अंदर आ रहे थे, मगर उसका मन शांत नहीं हो रहा था। वह बार बार फोन को देख रही थी। दिन भर में वह एकांश को लगभग 25 कॉल कर चुकी थी, मगर एक भी कॉल आंसर नहीं हुआ। 50 मैसेज कर चुकी थी, एक का भी रिप्लाई नहीं आया। हाँ, उन्होंने कहा था कि आने में देर हो जाएगी, लेकिन कॉल या मैसेज का रिप्लाई तो दे सकते हैं ना। एक बार बात कर लेने में क्या जाता है। सिया ने बेचैनी से फोन को घूरते हुए कहा, जैसे फोन को धमकी दे रही हो। अगली बार कॉल नहीं लगा तो पटक दूंगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। वह मुस्कुराती हुई दरवाजे के पास पहुंची। खोलने ही वाली थी कि उसे एकांश की बात याद आई। बाहर मत निकलना। उसने खुद को शांत किया और मैजिक मिरर से बाहर झांक कर देखा। डोरबेल बज रही थी, मगर सामने कोई नहीं था। कुछ देर इंतजार किया, फिर से बेल बजने लगी, लेकिन दरवाजे के सामने कोई नजर नहीं आ रहा था। उसके दिल ने कहा शायद एकांत साइड में छुपा हो, शरारत कर रहा हो। ये सोचते ही उसके होंठ खिल गए। उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया और जैसे ही सामने देखा, उसके चेहरे की सारी रंगत उड़ गई। सिया ने आंखें फाड़कर सामने देखा ही था कि अगले ही सेकंड
एक जोरदार चाटा उसके गाल पर पड़ा। वह लगभग बाईं तरफ गिरने को हुई। उसने दाएं गाल पर हाथ रखा। होंठ के कोने फट चुके थे। खून टपक रहा था। 2 घंटे बाद एकांश वापस फिर से डोरबेल बजी। इस बार दरवाजे के सामने एकांश खड़ा था, बाएं हाथ में कोट और गले में स्टेथोस्कोप। वह दरवाजा खुलने का इंतजार करते हुए हल्के से मुस्कुराया। सोच रहा था कि सिया परेशान होगी, उसे गले लगाकर सब ठीक कर दूंगा, मगर दरवाजा अब तक नहीं खुला। उसने फिर बेल दबाई। इस बार धीरे से दरवाजा खुला। वह राहत की सांस लेने ही वाला था कि उसकी आंखें 4 गुना बड़ी हो गईं। सामने सिया खड़ी थी, दाएं गाल पर चाटे का निशान, फटे होंठ, लाल रोती हुई आंखें। सिया की हालत देखकर एकांश का गुस्सा इतना बढ़ा कि मानो थर्मामीटर टूट जाए। उसे अपने सामने पाकर सिया फूट फूट कर रोने लगी और उसके सीने से चिपक गई। एकांश उसे बाहों में समेटता इससे पहले ही उसकी नज़र सोफे पर पड़ी, जहाँ एक आदमी पैर पर पैर चढ़ाए आराम से बैठा था। एकांश की मुट्ठियां कस गईं। सोफे पर बैठा था एसीपी रुस्तम, शैतानी मुस्कान के साथ, बाएं पैर के जूते को हल्का हल्का हिलाते हुए। वह एकांश को ऐसी नज़र से देख रहा था जैसे उसके दिल में जहर भरा हो। उसे देखते ही एकांश के दिमाग की सारी बातें साफ हो गईं। उसने सिया को हल्के से खुद से दूर किया और पूछा, इसने हाथ उठाया तुम पर? सिया आंसुओं से भीगी हुई आंखों से हाँ में सिर हिलाने लगी। तभी रुस्तम की जहरीली आवाज आई, डॉक्टर एकांश वर्मा, अपनी जन्म की कहानी बाद में पूछ लेना, पहले 2 बातें मुझसे कर ले। एकांश की आंखों में खून उतर आया। वह सिया की कलाई पकड़कर अंदर आया, अपना कोट पास के सोफे पर फेंक दिया और रुस्तम के सामने खड़ा हो गया। रुस्तम की निगाहें अभी भी सिया पर ही थीं। सिया डरकर एकांश के पीछे छुप गई और उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी कांपती हथेलियों को महसूस कर एकांश समझ गया था कि वह अंदर से कितनी टूटी हुई है। एकांश ने दबी हुई आग के साथ कहा, एसीपी, यह तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। रुस्तम ने गुरूर भरी आंखों से कहा, और तूने जो किया वो सही था? मुझसे टकराएगा तू? फिर उसने गर्दन तिरछी की और सिया को देखकर बोला, मंत्री के बेटे के साथ बहुत गलत किया तूने, अंजाम जानता है ना? और वैसे तेरी ये बुलबुल सच में बहुत खूबसूरत और नाजुक है। बस इतना कहा था, एकांश का गुस्सा फट पड़ा। उसने दहाड़ कर कहा, बकवास बंद कर एसीपी, एक शब्द भी और मत कहना, वरना मंत्री के बेटे जैसी हालत तेरी भी कर दूंगा। एसीपी भी गुस्से में जबान संभाल कर बोला, डॉक्टर, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तू एक मामूली सा कीड़ा है। यह सुनकर एकांश की आंखों में भी शैतानियत उतर आई। उसने ठंडी सांस ली, रुस्तम को देखा और सिया की तरफ मुड़ा। उसने प्यार से सिया के गाल को छूकर कहा, यह अच्छी बात नहीं है, घर में कोई आए तो उसे चाय पानी देना चाहिए। यह सुनकर सिया हैरान हो गई। चौंक कर उसकी आंखें एकांश पर टिक गईं। थोड़ा कंफ्यूज तो रुस्तम भी हुआ। उन्हें लगा था कि एकांश अब पागल होकर कुछ गलत करेगा, उन पर हमला करेगा, लेकिन यह क्या? सिया, तुम कहाँ खोई हो? जाओ किचन में, एसीपी साहब के लिए कड़क चाय बनाओ और एक अच्छी सी सैंडविच भी। एकांश ने बहुत प्यार से उसकी आंखों में देखकर कहा। सिया अभी भी बेयकीनी से उसे देख रही थी। तभी एकांश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे किचन तक ले गया, फिर उसे अंदर भेजकर किचन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। किचन का दरवाजा पारदर्शी था। अंदर खड़ी सिया हैरान आंखों से एकांश को देख रही थी। पास के कपबोर्ड से एक ताला और चाबी निकालकर उसने किचन को लॉक किया, फिर मेन गेट के पास जाकर वहां भी ताला लगा दिया। एसीपी उसे अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे एकांश पागलों जैसी हरकत कर रहा हो। एकांश चाबी उंगलियों में घुमाते हुए एसीपी के सामने आया। एसीपी अभी भी उसे घूर रहा था। डॉक्टर, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे क्या लगता है ऐसे ताले बंद करके तू मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? एसीपी की आंखें घमंड से भरी हुई थीं। एसीपी, तेरा क्या बिगड़ेगा और तूने क्या गलती की है, यह तुझे आने वाले कुछ मिनट में पता चल जाएगा। एकांश ने डेबी सी मुस्कान के साथ कहा। उसने अपने हाथ से वॉच उतारकर पास की टेबल पर रखी, गले से स्टेथोस्कोप उतार दिया, फिर अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए रुस्तम के सामने आया। एकांश की लाल आंखें साफ बता रही थीं कि वह क्या करने के मूड में है। एसीपी भी एक्शन मोड में आ गया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था एसीपी, तूने मेरी सिया पर हाथ उठाया। जानता है मैं तेरे हाथ का क्या करूंगा? एकांश ने खूंखार नजरों से उसकी आंखों में देखकर कहा, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा डॉक्टर।
एसीपी ने एकदम से अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकालकर एकांश के सीने पर पॉइंट करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगलियां ट्रिगर दबाती, एकांश ने जोरदार लात उसके हाथ पर मारी। रिवॉल्वर एसीपी के हाथ से छूटकर फर्श पर गिरी। एसीपी उसे उठाने के लिए झपटा, और उससे पहले ही एकांश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके दोनों हाथ मरोड़ते हुए उसे सोफे पर पटक दिया। यह सब इतना तेजी से हुआ कि एसीपी को समझ ही नहीं पाया। फिर जैसे ही उसे अपनी हालत का एहसास हुआ, वह भी आक्रामक हो गया और फिर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। एसीपी बार बार रिवॉल्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और एकांश उसे रिवॉल्वर से दूर खींचकर इधर उधर पटक रहा था। वह उसके जबड़े पर मुक्के जड़ रहा था और हर हमले का पलट जवाब दे रहा था। एसीपी हैरान था, एक डॉक्टर होकर भी एकांश उसे इतनी जबरदस्त टक्कर कैसे दे सकता है। किचन के अंदर खड़ी सिया सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रही थी। वह डरी हुई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एकांश को इतनी धुआंधार फाइटिंग आती होगी। लड़ाई आर पार की हो चुकी थी। एक मौके पर एकांश ने एसीपी को जमीन पर पटका और खुद उसकी पीठ पर चढ़ बैठा। मेरी सिया पर हाथ उठाया तूने? तेरी इतनी हिम्मत? एकांश ने गुस्से में उसकी गर्दन दबोचकर कहा। डॉक्टर, होशियारी मत कर। मुझे अच्छे से पता है मंत्री के बेटे के साथ जो भी हुआ वो सब तूने किया है। एकांश की आवाज में जानलेवा आग थी। और क्यों किया ये भी अब मैं जान चुका हूँ। तेरी बीवी को गन पॉइंट पर लेकर सब कुछ उसके मुंह से उगलवा चुका हूँ। रुस्तम की सांसें रुक रही थी। एकांश ने सिया की ओर देखा जो यह सब सुन रही थी। उसने आंखों से ही पूछा, क्या यह सब सच है? सिया ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फ्लैशबैक। 8 बजे जब सिया ने दरवाजा खोला था, उसे चांटा मारने वाला और कोई नहीं रुस्तम था। कुछ कहने से पहले उसने उसे धक्का देकर अंदर धकेल दिया। सिया को समझ पाती या एकांश को बुलाती, उससे पहले रुस्तम ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया और उसकी कलाई पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया। देख, होशियारी मत करना। मुझे पता है मंत्री के बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ तेरे डॉक्टर पति ने किया है। उसने सिया की कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगाकर कहा। सिया बुरी तरह डर गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रुस्तम ने पॉकेट से फोन निकाल स्पीकर ऑन किया। चल, अब चुपचाप बोलना शुरू कर। डॉक्टर ने यह सब क्यों किया? सच सच बोल। जरा भी होशियारी की तो 6 की 6 गोलियां तेरे दिमाग में उतार दूंगा। उसकी धमकी सुनकर सिया के हाथ पांव ठंडे हो गए। वह थर थर कांप रही थी। कुछ देर चुप देखकर रुस्तम फिर गुर्राया। तुझे मजाक लग रहा है? गोली चलाकर दिखाऊं क्या? डरा धमकाकर उसने सिया से सारी सच्चाई उगलवा ली और फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया। वापस वर्तमान में यह सच्चाई जानने के बाद एकांश रुस्तम की पीठ से उठकर खड़ा हुआ। एसीपी भी झटके से उठकर सामने खड़ा हो गया। एकांश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मतलब सब कुछ पता चल गया? अब क्या करेगा तू? मुझे कानून के हवाले करेगा? इस पर रुस्तम पागलों की तरह हंसने लगा। दिमाग खराब है तेरा। तूने जो किया है उसकी सजा तुझे कानून नहीं देगा, मंत्री देगा। तभी उसकी नजर सिया पर गई। एकांश के जबड़े कस गए। रुस्तम ने घूरते हुए कहा, तूने क्या सोचा? नमन की एक गलती के लिए तूने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया तो मंत्री तेरी आरती उतारेगा? अब तुझे सजा देगा मंत्री। सिर्फ तुझे नहीं, तेरी खूबसूरत बुलबुल को भी। एसीपी की आंखों में सिया के लिए गंदी लालसा दिखने लगी। सिया ने वह नजर महसूस की। उसने अपनी नजरें झुका ली। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह क्यों इतनी खूबसूरत है, क्यों उसकी वजह से किसी की भी नीयत बिगड़ जाती है। और सामने खड़ा एकांश, जब उसने रुस्तम के चेहरे पर वह गंदी नीयत देखी, उसका गुस्सा हद पार कर गया। बिना एक पल सोचे वह रुस्तम पर अटैक कर बैठा। उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटका और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया। मैं तो तुझे कानून का मुलाजिम समझकर छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन तूने तो अपनी औकात दिखा दी। अब देख तेरे साथ क्या होता है। एकांश की आवाज पूरी तरह पागलपन में बदल चुकी थी। वह भूल चुका था कि वह कौन है और उसकी हदें क्या है। अगली सुबह, सिया जीजू, आप लोग तैयार हो ना? सुबह सुबह ही रिद्धि उनके फ्लैट में आ गई। एकांश मुस्कुराते हुए बोला, हम लोग तैयार हैं। गेट पर ही उसका और सिया का बैग रखा हुआ था। दोनों रिद्धि के गांव जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। रिद्धि ने एक्साइटेड होकर सिया की आंखों में देखा, लेकिन सिया कहीं खोई हुई सी नजर आई। उसकी आंखों में दबा हुआ डर साफ दिख रहा था। क्या हुआ सिया? तुम इतनी खामोश क्यों हो? कल तक तो मेरे गांव जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। रिद्धि ने उसकी कलाई पकड़कर पूछा।
धीरे धीरे सिया के एक्सप्रेशन बदलने लगे। वह कुछ कहने ही वाली थी कि एकांश ने बीच में उसकी कलाई पकड़ ली। एकांश ने रिद्धि से, ऐसा कुछ नहीं है, बस लंबा ट्रेवल है ना, इसलिए थोड़ा नर्वस हो रही है। फिर उसने सिया की आंखों में देखा। है ना सिया, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो। सिया ने बनावटी मुस्कान सजाकर, हाँ मैं ठीक हूँ, हमें चलना चाहिए। हाँ मैं भी तो वही बोल रही हूँ, चलो भाई कहीं ट्रेन ना निकल जाए। रिद्धि उत्साह से उछलती हुई बोली। वह आगे निकल गई। सिया का बैग पकड़कर एकांश ने उसकी कलाई थाम ली और अपना बैग लेकर आगे बढ़ने लगा। पहली बार सिया एकांश को डरी हुई नजरों से देख रही थी। एकांश की नजदीकी से उसका बदन ठंडा हो रहा था। क्यों डर रही हो सिया, क्या मैंने कुछ गलत किया? जब एकांश की धीमी आवाज उसके कानों के नीचे गूंजी तो वह बर्फ की तरह वहीं जम गई। सिया डरो मत, मैं जो भी कर रहा हूँ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। एकांश ने उसकी हथेली अपने दोनों हाथों के बीच लेकर नरम लहजे में कहा। सिया हड़बड़ा गई। उसने तुरंत अपनी हथेली छुड़ाई और उससे दूर हट गई। उसके ऐसा करने पर एकांश की आंखें उदास हो उठी। वह कुछ समझाने ही वाला था कि सिया घबराकर मुंह फेरते हुए आगे की ओर भागने लगी। एकांश ने ठंडी सांस ली। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो सिया, मैंने जो भी किया और कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैं समझ सकता हूँ कल रात जो भी हुआ, जो भी तुमने देखा, उसने तुम्हें अंदर तक डरा दिया है। तीनों बिल्डिंग के नीचे गेट तक आए, जहाँ गोपाल ऑटो लेकर पहले से खड़ा था। रिया सिद्धि की कलाई पकड़कर पिछली सीट पर बैठ गई। एकांश और अर्जुन को गोपाल के पास बैठना पड़ा और यहाँ से उनका सफर शुरू हुआ। सिटी हॉस्पिटल में। एसीपी तू चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं देता, बोल, ये सब कैसे हुआ तेरे साथ? मंत्री साहब बहुत गुस्से में रुस्तम से सवाल कर रहे थे। कमरे में सब मौजूद थे। सामने बेड पर एसीपी रुस्तम मरीजों वाले कपड़ों में लेटा हुआ था। उसके गले पर मोटी पट्टी बंधी हुई थी। चेहरे पर कई जख्म और कंधे हाथ पर गंभीर चोटें थी। एसीपी, तू अपने मुंह में दही जमा कर बैठा है क्या? कुछ बोलता क्यों नहीं? मंत्री साहब का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। लेकिन रुस्तम बस लाचारी से उन्हें देखता रहा। वह बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। मंत्री साहब की बढ़ती झुंझलाहट देखकर रिपोर्ट पकड़े डॉक्टर बोल पड़े, सर प्लीज, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। एसीपी साहब कभी बोल नहीं पाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मंत्री साहब को जोर का झटका लगा। डॉक्टर ने ठंडी सांस छोड़कर कहा, यह मैं नहीं, रिपोर्ट कह रही है। जिस तरह से उनके गले की नसें कटी हैं, हमने तो बड़े ऑपरेशन किए लेकिन दोनों फेल हो गए। ये भविष्य में कभी नहीं बोल पाएंगे। कुछ मुजरिम को पकड़ने का काम दिया था मैंने तुझे और तेरी ऐसी हालत हो गई। मंत्री साहब गुस्से में फट पड़े। पूरी तरह निकम्मा है तू। रुस्तम कुछ कह नहीं पाया, न अपनी सफाई दे सका, न खुद की मदद कर सका। उसने आंखें कसकर बंद कर ली। उसके हाथों की मुठ्ठियां बंध गईं। मन ही मन वह हर सेकंड खुद को कोस रहा था। क्यों एकांत से उलझने की गलती की? क्यों उसके फ्लैट में अकेले गया? लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उधर सिया, रिद्धि, एकांश और अर्जुन रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सबको उनकी सीट मिल गई थी और टिकट भी कंफर्म थी। अर्जुन, मैंने तुम्हें कुछ चीज लाने के लिए कहा था, तुम लेकर आए ना? सीट पर बैठते ही रिद्धि ने पूछा। ओ तेरी, सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया। अर्जुन ने अपना माथा पीट कर कहा। फिर चोरी चोरी एकांश को देखा। रिद्धि का चेहरा बिगड़ गया। तुम ना किसी काम के नहीं हो, एक छोटा सा काम था। अरे यार, इतना क्यों बिगड़ती है? लेकर आया हूँ। अर्जुन उससे प्रैंक कर रहा था लेकिन उसका उदास चेहरा देख उसे मजा नहीं आया। जीजू, वह बैग देना जरा। उसने एकांश के हाथ से प्लास्टिक बैग लिया और रिद्धि को थमा दिया। ले पकड़ तेरा सामान, मजे कर। तुम ना कभी सुधरते नहीं हो। रिद्धि ने आंखें घुमाई, बैग में झांका और खुशी से उछल पड़ी। अंदर ढेर सारे चिप्स के पैकेट और खाने की कई चीजें थीं। रिद्धि ने मुस्कुराकर सबको एक एक पैकेट दिया। अर्जुन की नजर सिया पर गई। वह एकांश को नाराजगी भरी निगाहों से देख रही थी। वह धीरे से एकांश के पास आया। जीजू, आपसे नाराज है क्या? एकांश ने लंबी सांस भरी। हाँ, कुछ ज्यादा ही। अर्जुन हैरानी से बोला, अरे तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई नाराज हो तो पास जाकर मनाना चाहिए। अर्जुन ने रिद्धि को इशारा किया। वह समझ गई। उसने कोनी मारकर एकांश को उठाया और सिया के पास जाने का संकेत दिया। एकांश के दिमाग में भी एक आइडिया आया। वह आहिस्ते से सिया की बगल में जाकर बैठ गया। रिद्धि और अर्जुन जानबूझकर चिप्स खाकर हंसी मजाक करते रहे।
ताकि इन दोनों का ध्यान न जाए। एकांश धीरे से सिया के करीब झुका। यार प्लीज, कब तक ऐसे नाराज रहोगी? मैं वैसा कुछ नहीं किया जैसा तुम सोच रही हो। सिया ने नजरें उठाई। उसकी आंखों में नाराजगी और गुस्सा भरा था। आपको वह नहीं करना चाहिए था। आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतने बेरहम हो सकते हैं। सिया की आंखों में बेयकीनी के साथ साथ आंसू भर आए। अपनी वजह से उसकी आंखें नम देख एकांश के दिल में तेज दर्द उठा। एकांश ने प्यार से सिया की कलाई पकड़ी तो सिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोली तो वह किचन में थी। उधर एकांश अभी भी एसीपी रुस्तम के सीने पर चढ़कर बैठा हुआ था। उसने ठंडे स्वर में कहा, देख एसीपी, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। जो मेरा मुजरिम था, मेरी पत्नी का गुनाहगार था, मैंने उसे सजा दी और वह अभी तक जिंदा है। जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन जो मेरी पत्नी के लिए सही था वही किया। तेरे लिए भी यही बेहतर होगा कि मेरे रास्ते से हट जा। कुछ पल चुप रहकर एकांश उसकी आंखों में देखने लगा, लेकिन रुस्तम की आंखों में नरमी नहीं थी, बल्कि शैतानियत उभरने लगी थी। वह हंस पड़ा। तुझे क्या लगता है डॉक्टर, इतना सब करने के बाद तू चैन की जिंदगी जी पाएगा? एकांश ने उसे घूर कर कहा। अच्छा, तो तू मुझे कानून के हवाले करेगा? यह सुनकर रुस्तम की आंखें रंग बदलने लगीं। बेवकूफ़ी कर रहा है तू। तूने मंत्री के बेटे के साथ जो किया है, उसके बाद तुम दोनों जिंदगी की उम्मीद भी छोड़ दो, क्योंकि जैसे ही मंत्री को पता चलेगा इन सब में तुम दोनों कहाँ थे, कानून ही नहीं मंत्री खुद तुम दोनों को मार देगा। रुस्तम की बातें एकांश को चोट पहुंचा रही थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रुस्तम ने झटके से उसे दूसरी तरफ पटक दिया और उठकर बोला, बस तुम दोनों की जिंदगी आज रात तक की है। अभी इसी वक्त मंत्री यहाँ आएगा और तुम दोनों का हिसाब क्लियर। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और मंत्री का नंबर डायल कर दिया। फोन बज ही रहा था। हेलो रुस्तम, कुछ पता चला? मंत्री की आवाज आई, लेकिन जैसे ही रुस्तम बोलने को हुआ उसकी सांसें अटक गईं। उसकी आंखें दर्द और हैरानी से 4 गुना बड़ी हो गईं। घुटन से तड़पते हुए वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ से फोन छूटकर फर्श पर गिरा और टुकड़ों में टूट गया। रुस्तम को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ रखा था, तेज जलन और दर्द महसूस करते हुए। जब उसने अपने हाथ देखे, वे खून से सने हुए थे। नहीं, ये क्या किया? किचन से सिया की डरी हुई आवाज आई। उसने रुस्तम और फिर एकांश की ओर देखा। रुस्तम ने उसकी तरफ गर्दन घुमाई और वहीं खड़ा एकांश उसे लाल भयानक गुस्से से घूर रहा था। उसके दाहिने हाथ में खून से सनी एक धारदार ब्लेड थी। रुस्तम कुछ कहने को हुआ, लेकिन घुटन ने उसे कमजोर कर दिया। वह दोबारा फर्श पर लुढ़क गया। उसका खून फर्श पर फैलने लगा। वह तड़प रहा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सांसें टूट रही थी। एकांश गुस्से से लाल आंखों में नफरत भरकर उसे देख रहा था। सिया कभी रुस्तम को देखती, कभी एकांश को। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फर्श पर तड़पते रुस्तम को देखकर और खून का फैलता हुआ लाल रंग देखकर सिया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह उसकी आंखें खुली तो वह खुद को बेड पर पाई। एकांश उसके पास बैठा था। वह कुछ कहने को हुआ, लेकिन सिया डरकर पीछे हट गई। आपने आपने उन्हें मार दिया? एकांश, आपने उनको मार दिया? आप कैसे कर सकते हैं ये? वह रोते हुए पीछे खिसक गई। सिया, मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन वह उसका हाथ झटक कर बेड की दूसरी तरफ चली गई। आप खूनी हो, आपने उनको मार दिया। उसके मुंह से यह सुनकर एकांश के दिल पर चोट लगी। सिया, मैंने किसी को नहीं मारा। एक बार मेरी बात तो सुनो। एकांश फिर समझाने को हुआ, मगर सिया ने नफरत भरी नजरों से देखा और बेड से उतर गई। प्लीज मुझसे दूर रहो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। सिया रोती हुई बाथरूम में भाग गई। एकांश को कोई मौका ही नहीं मिला अपनी बात समझाने का। वह उसके बाहर आने का इंतजार करता रहा। जब वह निकली तभी रिद्धि उन्हें लेने आ गई। रिद्धि की मौजूदगी में वह कुछ नहीं समझा पाया। सिया भी चुप रही, बस रिद्धि के साथ बातें करती हुई तैयार हो गई। एकांश ने भी उस विषय का जिक्र नहीं किया। ट्रेन में बैठते ही सिया ने एकांश से अपनी कलाई छुड़ाई और खिड़की के पास चिपक कर बैठ गई। वह ना तो उसे छूने दे रही थी, ना बात कर रही थी। एकांश उसे समझाना चाहता था, पर अवसर नहीं मिल रहा था। सामने अर्जुन और रिद्धि बैठे थे और बाकी पैसेंजर भी। सफर लंबा था, उससे भी लंबी थी सिया की नाराजगी, उसकी खामोशी। वह हर पल उसे नजरअंदाज करती रहती। एकांश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रास्ते बीतते गए, सुबह से दोपहर और फिर शाम। रिद्धि और अर्जुन समझ गए कि कुछ तो हुआ है। दोनों लड़कियों ने
टिफिन बनाकर रखा था, वही डिनर में खाया। स्टेशन आते रहे पर एकांत सिया को बाहर का कुछ खाने नहीं दे रहा था। इससे वह और ज्यादा नाराज होती गई। रात गहरी होने लगी। खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा के झोंके और बाहर की स्ट्रीट लाइटें। धीरे धीरे सब सो गए। सिया को ठंड लगने लगी। एकांत ने उसे अपना कोट देना चाहा पर उसने लिया ही नहीं। रिद्धि ने यह देखकर अर्जुन का कोट जबरदस्ती पहन लिया। अर्जुन कुछ नहीं बोला। सिया आंखें बंद कर रही थी। नींद उसे पकड़ रही थी। ठंडी हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। एकांश ने देखा वह ठंड से और सिकुड़ रही है, कांप रही है। धीरे से उसने उसे अपनी ओर खींचा, अपना शॉल उड़ाकर उसे सीने से लगा लिया। नींद में भी सिया ने उसे महसूस किया और करीब खींचकर सो गई। एकांश हल्का सा मुस्कुराया। उसने धीरे से उसके माथे पर किस किया। बस ये सफर खत्म हो जाए सिया, फिर मैं तुम्हें मना लूंगा। भगवान प्लीज अब ऐसी कोई घटना मत होने देना जिसमें मैं सिया के सामने बुरा बन जाऊं। लेकिन एकांश को क्या पता था कि कुछ घटनाएं बहुत पहले लिखी जा चुकी होती हैं, जिन्हें हमारी प्रार्थनाएं भी नहीं बदल सकती। छुक छुक करती ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ती जा रही थी। रात के अंधेरे को दूर करते हुए सूरज की किरणें चारों तरफ फैलने लगी। ठंडी हवा के झोंके खिड़की से अंदर आते ही सिया का चेहरा छूने लगे। वही किरणें उसकी नींद खराब करने लगी। बढ़ती गर्मी की तपिश के कारण सिया की नींद खुल गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो खुद को एकांश की बाहों में पाया। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने आसपास नजर दौड़ाई। रिद्धि अर्जुन के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। बाकी पैसेंजर भी जैसे तैसे अपनी जगह बैठे सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। सिया ने नजर उठाकर एकांश का शांत चेहरा देखा। वह सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। सिया ने चुपके से उसके गाल पर हल्का सा चुम्बन दे दिया। वह खुद ही मुस्कुराने लगी। तभी फ्लैट में हुई घटनाओं की एक झलक उसकी आंखों के आगे चमक गई। वह घबरा गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कि कैसे एकांश ने एसीपी के गले पर वार कर दिया था। उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। वह उदासी के साथ उसे देखने लगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं आपको ऐसे कुछ भी नहीं करने दूंगी। उसने दोनों हाथों से एकांश का चेहरा थामते हुए फुसफुसाया। आपने नमन को उसकी गलती की सजा दी और रेसिपी को भी आपने छोड़ा नहीं होगा। लेकिन अब आगे मैं आपके हाथ किसी और के खून से रंगने नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप कानून की नज़रों में दोषी बने और मुझसे दूर कर दिए जाएं। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं आपको खोना नहीं चाहती। आपके बिना जी नहीं सकती, उसने टूटे स्वर में कहा और एकांश के बेहद करीब आकर उसके माथे को चूम लिया। उसके आंसू की कुछ बूंदें एकांश के गाल पर गिरी तो वह थोड़ा सा हिला। सिया घबरा गई और उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और वहां से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। एकांश कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सिया ने रिद्धि को कंधे से झटका दिया। रिद्धि, चलो बाथरूम चलकर फ्रेश हो आते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सिया। चलो, रिद्धि अंगड़ाई लेते हुए बोली। गुड मॉर्निंग सिया। एकांश ने उसे देखना चाहा, पर सिया ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिर अपने बैग से कपड़े निकालकर रिद्धि के साथ चली गई। उसकी यह बेरुखी खंजर की तरह एकांश के सीने में धंस गई। उन दोनों के जाने के बाद एकांश और अर्जुन भी फ्रेश होने चले गए। रिद्धि उत्साह से बोली, तुम्हें पता है अगले स्टेशन पर पापा और दादू बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। 6 साल के बाद मैं अपने दादू और पापा से मिलने वाली हूँ। सिया मुस्कुराई। लेकिन ऐसा क्यों? रिद्धि ने हल्की उदासी के साथ कहा। हमारे गांव में स्कूल तो है लेकिन कॉलेज नहीं। इसलिए फुर्सतगंज के कॉलेज में ही मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया और अब ट्रेनिंग ले रही हूँ। जब से यहाँ आई कभी घर नहीं जा पाई। आज जा रही हूँ। मैं मुस्कुराई, ठंडी सांस ली। उसके चेहरे पर सुकून साफ दिख रहा था। तभी किसी की अजीब सी आवाज आई, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। दोनों ने चौंक कर सामने देखा। सामने वाली सीट पर दो लड़के बैठे थे जिनकी गंदी नजरें उन दोनों पर टिकी हुई थीं। आसपास देखा, उन दोनों के अलावा वहां कोई नहीं था। बाकी पैसेंजर फ्रेश होने बाहर उतर चुके थे। सिया ने गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है? ये सीटें पहले से बुक हैं। आप कहीं और जाकर बैठिए। उसके गुस्से का भी उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से एक बोला, क्या मैडम, क्यों भटकती हो इतनी? कब तक आपस में गॉसिप करोगी? थोड़ी बातें हमसे भी कर लो। प्रीति भड़क उठी, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। एक लड़का खड़ा हो गया। उसकी मुस्कान शैतानी से भरी हुई थी। क्या बात है, प्यार से बात की तो गुस्सा दिखा रही हो? दूसरा भी कॉलर ढीली करते हुए खड़ा हुआ।
लगता है ये दोनों हमें हल्के में ले रही हैं। जानती नहीं हम कौन हैं? सिया ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा। तुम लोग जो भी हो प्लीज चले जाओ यहाँ से। अगर मेरे हस्बैंड आ गए ना तो सोच भी नहीं सकते तुम्हारा क्या हाल करेंगे। ओह रियली? दोनों पहले चौंके फिर जोर से हंसने लगे। पहला लड़का बोला, देख यार इस ब्यूटीफुल का तो हस्बैंड भी है, मतलब मर्दों को खुश करना आता होगा इसे। वह सिया के बहुत करीब आ गया। क्यों जाने मन, सच कह रहा हूं ना। सिया खड़ी हो गई। रिद्धि का गुस्सा और बढ़ गया। वह झटके से आगे आई और उसे धक्का देकर सिया से दूर किया। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो ऐसे चांटे लगाऊंगी कि दिन में तारे दिखेंगे। क्या बोली तू? दूसरा लड़का भड़क उठा। उसने रिद्धि की कलाई पकड़कर जोर से मरोड़ दी। ए छोड़ो मुझे! रिद्धि दर्द से चीख उठी। सिया को भी गुस्सा आ गया। उसने बिना सोचे समझे उस लड़के के गाल पर जोरदार चांटा जड़ दिया। लड़के की आंखों में खून उतर आया। तूने मुझ पर हाथ उठाया? दोनों लड़के आग बबूला हो गए। एक ने गुस्से में रिद्धि को धक्का मार दिया। वह खुद को संभाल नहीं पाई। उसका सिर खिड़की के लोहे से टकरा गया। आह! रिद्धि दर्द से करा उठी। सिया ने तुरंत घूम कर देखा। उसका माथा छिल चुका था। खून बह रहा था। यह देख सिया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह पलटकर सीधा उस लड़के पर टूट पड़ी और एक उल्टा चांटा उसके चेहरे पर जड़ दिया। साली, तूने मुझे मारा! वह भी हाथ उठाने ही वाला था कि किसी ने उसकी कलाई पकड़कर जोर से मरोड़ दी और अगले ही पल उसके जबड़े पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। वह मुंह के बल सीट पर जा गिरा। तभी उसके पेट पर एक करारा लात पड़ी और उसकी चीख पूरे डिब्बे में गूंज उठी। साला नॉनसेंस! सिया पर हाथ उठाएगा? गुस्से से कांपता हुआ एकांश सिया के सामने आ खड़ा हुआ। उसे सामने पाकर सिया की रूह कांप उठी। उसका दोस्त भी भड़क गया। कौन है बे तू? और एकांश पर हमला करने लगा। रुक, तुझे भी देता हूँ। एकांश के उल्टे चांटे से वह लड़का सीटों से टकराता हुआ फर्श पर लुढ़क गया। एकांश गुस्से में लाल आंखों के साथ उसके पास पहुंचा। कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया। तूने मेरी सिया को गाली दी? एक एक शब्द चबाकर बोला वह। उसने दाई मुट्ठी बांधी और एक ऐसा मुक्का उसके मुंह पर मारा कि सामने के दो दांत वहीं टूटकर गिर गए। उसके मुंह से खून की धार बह निकली। सिया और रिद्धि की सांस रुक गई। अब तो एकांश के हाथ खुल गए थे। वह नॉन स्टॉप उस लड़के को पीटने लगा। उसका दोस्त जब भी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता, एकांश के जोरदार मुक्के और लात उसे भी मिल रहे थे। एकांश को अपने सामने ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल होते देख सिया हिम्मत करके आगे बढ़ी। प्लीज छोड़ दो ना उसे, उसकी जान ले लोगे आप। सिया ने उसका बाजू पकड़कर कहा, लेकिन एकांश ने नहीं सुना। वह अभी भी लड़के को चांटे मार रहा था। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें गाली देने की? इसने तुम पर हाथ उठाने का सोचा भी कैसे? लड़के के पेट पर कसकर एक मुक्का पड़ा और उसके मुंह से और भी ज्यादा खून बहने लगा। सिया गुस्से से उसे अपनी ओर खींचकर बोली, बस करो, बहुत हो गया। तुम ऐसे किसी की जान नहीं ले सकते। वह मर जाएगा। यह सुनकर एकांश की आंखें और लाल हो गई। उसने सामने खड़े लड़के को छोड़ दिया और सिया की ओर मुड़ा। उसकी लाल आंखें सीधा सिया पर टिकी थीं। उसने उसके दोनों कंधे पकड़ लिए। तो तुम क्या चाहती हो? कोई तुम्हें कुछ भी बोलकर चला जाए, कुछ भी करके चला जाए और मैं बस देखता रहूं? वह इतना जोर से चिल्लाया कि सिया के दोनों कान सुन पड़ गए। एकांश ने उसे पीछे सीट पर बैठा दिया। ऐसा नहीं होगा। सिया, जिसकी भी नज़र तुम्हारी ओर उठेगी मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। मैं तोड़ दूंगा वह हाथ जो तुम्हारी ओर बढ़ेगा। फिर उसने मुड़कर लड़के के जबड़े पर जोरदार लात मारी। वह खिड़की से जा टकराया और फर्श पर गिर गया। सिया डर के मारे अपनी जगह सिकुड़ गई। एकांश ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया और उसका जबड़ा पकड़कर सिया की ओर देखते हुए कहा, इसने तुम्हें गाली दी, तुम पर हाथ उठाना चाहा, तो इसकी यह हालत है। इसी तरह जो भी गलती करेगा उसे मैं मौत के हवाले कर दूंगा। इस वक्त एकांश की आंखें दीवानगी और जुनून से भरी हुई थीं। उसे देखकर सिया के रेंगटे खड़े हो गए। इसकी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। अचानक एकांश फिर से लड़के के मुंह पर मुक्का मारने को हुआ। बस प्लीज छोड़ दो उसे, मर जाएगा, तुम्हें मेरी कसम। सिया डर के मारे उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब एकांश का हाथ रुका, वरना उस लड़के की बाकी बचे हुए दांत भी खतरे में थे। फिर भी एकांश ने झुंझलाकर उसे झटक दिया। वह पास की चीजों से टकराता हुआ फर्श पर गिर गया। बेचारा दर्द से कराहता हुआ रो पड़ा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। सिया हैरानी से एकांश को देखने लगी, जैसे आंखों से पूछ रही हो,
कि छोड़ने का ये कौन सा तरीका था। तभी अर्जुन वहां आया। आसपास की तोड़फोड़, दोनों लड़कों की हालत और कोने में चिपकी हुई डरी सहमी रिद्धि को देखकर वह हैरान रह गया। रिद्धि ऐसे सांस रोके खड़ी थी जैसे कोई स्टेचू हो। अर्जुन ने नाराजगी से एकांश को देखा। क्या जीजू, पूरी हीरोगिरी खुद दिखाकर बैठ गए। एक को तो मेरे लिए छोड़ दिया होता। मेरे हाथ में भी बहुत खुजली हो रही है। एकांश की सख्त नजर उस पर पड़ी तो वह चुप हो गया। एकांश रुमाल से खून भरे हाथ साफ करते हुए सीट पर बैठ गया। इन दोनों को ठिकाने लगाओ और अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। क्या सच में? अर्जुन खुशी से उछल पड़ा। सिया और रिद्धि कुछ कहने को थी, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन नीचे पड़े लड़के को देखकर आंखें दिखाते हुए बोला, सालों, बहुत गर्मी बढ़ गई थी तुम दोनों के अंदर। और उसने उसकी कमर पर जोरदार लात मारी। लड़का फिर कराहा उठा। अर्जुन ने दोनों का कॉलर पकड़कर बेरहमी से घसीटकर खड़ा किया और धक्का मारते हुए बाहर ले गया। एकांश ने सिया की ओर देखा। वह अब पहले से भी ज्यादा गुस्से में थी। उसने ठंडी सांस ली। इसमें मेरी क्या गलती है? सारी गलती तो तुम्हारी है। सिया ने चौंक कर पूछा, मेरी वजह से कैसे? मैंने क्या किया? एकांश भौहें उठाकर बोला, तुमने क्या किया मतलब? किसने कहा था तुम्हें इतना सुंदर देखने के लिए? और ये साड़ी पहन कर तो तुम गॉड प्रॉमिस सुपर ब्यूटीफुल लग रही हो। वह एक आंख दबाकर शरारती मुस्कान के साथ बोला। उसके बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर दोनों सिया और रिद्धि मुंह खोले उसे देखने लगी। कुछ देर पहले यही इंसान किसी की जान लेने पर उतारू था और अब इतना चार्मिंग। एकांश ने रिद्धि की ओर देखते हुए अपनी जेब से रुमाल निकाला। खून ज्यादा बह रहा है, साफ कर लो। जीजू, इट इज टू मच। अर्जुन गुस्से में वहां वापस टपक आया। क्या हुआ? एकांश ने पूछा। अर्जुन नाराज होकर बोला, जीजू, आप रॉन्ग नंबर पर हेल्प सर्विस दे रहे हैं। आप अपनी पार्टनर को संभालो। उसका केयर करना मेरा काम है। वह मुंह फुलाते हुए रिद्धि को अपने साइड खींच ले गया। एकांश ने ठंडी सांस ली। ओके, सिया के पास जाकर बैठा और उसे अपने करीब खींचकर आंखों में देखते हुए पूछा, ठीक हो तुम? पहले तो अचानक खींचने पर सिया हड़बड़ा गई। फिर उसने झटके से खुद को दूर किया। एकदम दूर रहिए। खबरदार जो मुझे छूने या मुझसे बात करने की कोशिश की। मैं जालिम लोगों से दूर रहना चाहती हूँ। वह उससे दूर हो गई। एकांश ने उसके चेहरे पर गौर किया। वह सचमुच बहुत गुस्से में थी। उसका गोरा चेहरा गुस्से में और भी लाल हो गया था। फिर भी वह मुस्कुराया, क्योंकि लाइट ब्लू साड़ी में गुस्से के साथ वह और भी ज्यादा मासूम लग रही थी। उसकी नजर रिद्धि और अर्जुन पर गई। दर्द हो रहा है क्या? अर्जुन बड़े प्यार से रिद्धि के माथे से खून साफ कर रहा था और जख्मों को फूंक ऐसे रहा था जैसे जल गया हो। रिद्धि नाराजगी से बोली, तुमने उसको लात क्यों मारी? अर्जुन होठ सिकोड़कर बोला, यार शुक्र करो आने में लेट हो गया, वरना ऐसे ऐसे मारता कि उसके बच्चे भी अपना जेंडर चेंज कर लेते। रिद्धि गुस्से में उससे दूर धकेल कर बोली, दूर हटो, बड़े हीरो बनने चले हो। खबरदार जो मेरे आगे खून खराबा किया तो। एकांश और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर बेचारगी से देखा, ठंडी सांस ली और एक साथ बोले, खून खराबा तो होगा। एकांश सिया से नजरें मिलाकर बोला, जिसकी भी बुरी नजर तुम्हारी ओर उठेगी वह दुनिया देखने के काबिल नहीं बचेगा, जिंदा रहने का हक खो देगा। अर्जुन रिद्धि से नजरें मिलाकर बोला, और जिसने मेरी होने वाली वाइफ पर गंदी नजर डाली, मैं उसे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि वह दुनिया में आने से पहले 100 बार सोचेगा। सिया और रिद्धि ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। दोनों एक सुर में बोली, तो हम दोनों से दूर रहना तुम लोग। सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे बेटे की हालत अब भी सुधर क्यों नहीं रही है? मंत्री साहब गुस्से में डॉक्टर पर बरस रहे थे। अंकल, और नमन कैसा है? वहां पर कोई आया। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर गईं। अरे, तुम आ गए। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। उन्होंने सामने खड़े लड़के को गले लगाकर कहा, देखो तुम्हारे दोस्त की किसी ने क्या हालत कर दी है। अब उसे ढूंढकर मौत के हवाले करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लड़के की आंखें सुर्ख हो गईं। फिक्र मत करिए अंकल, जो भी इन सब का जिम्मेदार है मैं उसे सबक सिखाऊंगा। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। खत्म कर देना उन लोगों को जिनकी वजह से मेरे बेटे की यह हालत है। उन्होंने गुस्से में उबलते हुए कहा, फिक्र मत करिए अंकल, कार ला गया है। अब नमन को तकलीफ देने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। कार
अनिरुद्ध की तरह नमन का पक्का दोस्त था, लेकिन शैतानियत और क्राइम में नमन से भी 4 कदम आगे। नमन जैसा ही कड़क, मगर शकल से थोड़ा अलग, गोरा, स्मार्ट और पूरा प्ले बॉय। मंत्री जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, जो भी मेरे बेटे की इस हालत का जिम्मेदार है, उसे जिंदा या मुर्दा मेरे सामने खड़ा करना। कार्ल ने डार्क एटीट्यूड में कहा। ओके अंकल, आप नमन का ख्याल रखिए, मैं उसके दुश्मनों का पता लगाता हूँ। वह अस्पताल से बाहर निकला, एक विलन की सारी खूबियां समेटे। अपनी मर्सिडीज में बैठकर रवाना हुआ। कुछ देर बाद वह अकादमी के गेट पर पहुंचा, जहां अनिरुद्ध था। हॉस्टल के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला तो अनिरुद्ध टूटा फूटा, पट्टियों में लिपटा सामने खड़ा था। यार, तू आ गया। अनिरुद्ध बहुत खुश हुआ। गले लगने बड़ा ही था कि धड़ाक, कार्ल का जोरदार चांटा उसके गाल पर पड़ा। अनिरुद्ध हैरान रह गया। उसे धकेल कर कार्ल कमरे में आया और झटके से दरवाजा बंद किया। कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। लाल आंखों से घूरते हुए बोला, तेरी ये हालत कैसे हुई और नमन की वो हालत हो गई, और तूने मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? कहाँ मरा हुआ था तू? कार्ल की आग उगलती नजरें देखकर अनिरुद्ध का गला सूख गया। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था वो कहाँ है, और मेरी यह हालत उसने की है। कार्ल ने उसे और नजदीक खींचा। किसने? नाम बकेगा? अनिरुद्ध के रेंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया, एकांश ने छोड़ते वक्त उसे धमकी दी थी। देख रहा है इसकी हालत? जब तक तू चुप रहेगा, तेरी हालत अच्छी रहेगी। जिस दिन जुबान खोली, तेरी हालत इससे 4 गुना बुरी कर दूंगा। और एकांश की आंखें, उन आंखों में किसी को मार भी डालने की ठंडक थी। अनिरुद्ध डर से कांप गया। सॉरी, मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। वह मुझे मार डालेगा। मैं नमन से बदतर मौत नहीं मरना चाहता। यह सुनते ही कार्ल का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उसे फर्श पर धक्का दिया, पास का शोपीस उठाया, टेबल पर तोड़ा और उसका कांच का टुकड़ा हाथ में ले लिया। ठंडे चेहरे के साथ कांच उसके चेहरे के पास ले जाकर बोला, नाम बता, एक सांस में, वरना तेरी शक्ल की बनावट बिगाड़ दूंगा। तू नमन से बदतर मौत नहीं मरना चाहता ना? लेकिन मैं भी इसी वक्त तुझे उससे भी दर्दनाक मौत दे दूंगा। तो कांच का टुकड़ा उसके गले में घुसने ही वाला था कि अनिरुद्ध चीख पड़ा। नहीं नहीं, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। वह कांपने लगा। ये सब सिया की वजह से हुआ है। नमन उसके पीछे पागल था। कौन? वो पिद्दी जो डरकर कोने में छिपती थी। सिया का नाम सुनकर काल की आंखें सिकुड़ गई। अनिरुद्ध हकलाया। नमन उसे अपने गेम में फंसाकर अपनी विश पूरी कर चुका था। उसका सब बर्बाद कर दिया था। लेकिन अब उसकी शादी हो गई है एक डॉक्टर से, वही तेरी तरह सनकी और ज्यादा पागल। कार्ल की बहुएं तन गईं। सीरियसली? मुझसे भी ज्यादा पागल? हाँ, तू उसके सामने मत जाना, वह तुझे भी नहीं छोड़ेगा। सिया के प्यार में पूरा पागल है, जख्म देता है और मिर्च भी लगाता है। एकांश का नाम आते ही अनिरुद्ध फिर कांपने लगा। वह जानता था एकांश खेल नहीं करता, खत्म कर देता है। कार्ल की आंखें लाल हो गईं। ओके, मैं देखूंगा कौन है वो मुझसे भी ज्यादा पागल साइको। वैसे नाम क्या है उस साइको लवर का? अनिरुद्ध ने कांपते होंठों से कहा, डॉक्टर एकांश वर्मा। ये सुनते ही कार्ल की आंखें और भी डार्क हो गईं। डॉक्टर एकांश वर्मा? ओके, इस डॉक्टर का पोस्टमार्टम तो अब मैं करूंगा। और सिया, तुम मेरी नजरों से कैसे बचोगी? कार्ल की आंखों में सिया के लिए दरिंदगी उतर आई थी। नमन ने तुम्हें टेस्ट किया, अब मैं करूंगा, फिर खत्म करूंगा तुम्हें और तुम्हारे मिस्टर साइको लवर को। वह कमरे से निकल गया। अनिरुद्ध किसी तरह सहारा लेकर खड़ा हुआ, ठंडी सांस ली। पागल कहीं का, खुद को सुपर क्रिमिनल समझता है। डॉक्टर एकांश का असली सनक देखा होता तो पता चलता। जिस दिन उसके हाथ लगाना, चुटकी में कीमा बना देगा इसका। कार्ल हॉस्टल के रिसेप्शन पर गया, वहां से जिया का पता लिया। पता चला वह रिद्धि के गांव गई है। उसने गांव का एड्रेस लिया और निकल गया रेलवे स्टेशन की तरफ। बढ़ते हुए उसकी आंखों के आगे बस एक ही तस्वीर थी, सिया की, पहली मुलाकात वाली सिया। फ्लैशबैक। कार्ल इधर आ, वह सामने देख, वाइट टॉप ब्लू जीन्स में मेरी आइटम। ये लड़की बहुत पापड़ बिलवा रही है यार, नमन ने सिया की ओर इशारा करके कहा। जब कार्ल ने देखा तो देखता ही रह गया। व्हाइट क्रॉप टॉप और ब्लू जीन्स में वह किसी डॉल से कम नहीं लग रही थी। सुबह का टाइम था, सूरज की किरणें उसके गोरे रंग को और चमका रही थीं। नमन की बुरी नज़र तो पहले ही सिया पर थी, अब कार्ल की भी जम गई। कार्ल अब सिया को याद करके
उस दिन पहली बार तुम्हें देखा, बॉडी का पूरा सिस्टम हिल गया। बैड लक कि मुझे पेरिस जाना पड़ा, वरना नमन से पहले मैं तुझे टेस्ट करता। फिर शैतानियत के साथ अपने होठों पर जीभ फेर कर, इट्स ओके, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे हस्बैंड को भी देख लूंगा। ट्रेन विजयगढ़ स्टेशन पर रुकी। काल्पनिक गांव। ट्रेन के रुकते ही लोग अपना अपना सामान समेटने लगे। एकांश ने क्यूट सी स्माइल के साथ सिया की तरफ देखा। सिया ने इतराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और रिद्धि एक्साइटेड होकर खिड़की से बाहर झांक रही थी, अपने पापा और दादाजी को देखने के लिए। वह बेताब थी। अब यहीं बैठे रहने का इरादा है क्या? चलो बाहर निकलते हैं। अर्जुन ने खड़ा होते हुए अंगड़ाई ली और अपना बैग उठा लिया। पता है मुझे, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, रिद्धि ने उसे आंखें दिखाकर कहा और उसे आगे निकल गई। सुनो, मुझे तुमसे एकांश उससे बात करने को हुआ, मगर वह मुंह बनाती हुई रिद्धि के पीछे चली गई। एकांश ने ठंडी सांस ली और अर्जुन के साथ उन दोनों के पीछे आया। जैसे रिद्धि ने ट्रेन के बाहर कदम रखा, सामने देखकर उसकी आंखें चमकने लगीं। उसके पापा और दादा मुस्कुराते हुए उसके इंतजार में खड़े थे। पापा, दादू, वह खुशी से उछलती हुई ट्रेन से उतरी और उनके पास गई। उसके पीछे सिया भी ट्रेन से उतरी। एकांश और अर्जुन गेट पर आए। पापा, दादू, मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। वह मुस्कुराते उनके सामने गई और दोनों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। हमेशा मुस्कुराती रहे मेरी प्रिंसेस। उसके पापा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। उसने दादूजी की ओर देखा, जो बाहें फैलाए उसे देख रहे थे। मेरे कलेजे से लग जा मेरी राजकुमारी। मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, पर बीच में ही रुककर मुंह फुला लिया। बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए इतने दिनों में, उसने नाराजगी से कहा। उसके पापा सीरियस होकर बोले, बस, अब तुम दोनों का रूठना मनाना बाद में कर लेना। फिर उनकी नज़र सिया पर गई। पापा, ये मेरी फ्रेंड सिया। रिद्धि ने सिया को आगे किया। सिया ने झुककर उनके पैर छू लिए। फिर उसने एकांश की तरफ इशारा किया और कहा, और पापा, यह है सिया के हस्बैंड, डॉक्टर एकांश वर्मा। एकांश ने भी हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल। उन्होंने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। हमेशा खुश रहो। और ये कौन है? उनकी नज़र अर्जुन पर गई। नमस्ते अंकल। अर्जुन आगे आया और उनके पैर छू लिए। उन्होंने उसके सिर पर भी हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सभी प्लेटफार्म के बाहर निकले, जहाँ पहले से ही रिद्धि के पापा दिलीप जी की स्कॉर्पियो खड़ी थी। ड्राइविंग सीट पर दिलीप जी बैठे, पैसेंजर सीट पर दादाजी और पीछे की सीट पर वे चारों बैठ गए। गाड़ी गांव की ओर चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखते हुए सिया दूर दिख रहे खेतों के नज़ारे में खो गई। बीच चौड़ी सड़क, दोनों तरफ दूर दूर तक पहले खेत, कोहरे से ढकी फसलों के सिरों पर हल्की चमक। सूरज की सुनहरी किरणें गेहूं धान की बालियों पर चमक रही थीं। बाहर से आते ठंडे झोंकों से उसके बदन में सिरन दौड़ गई। तभी एक कमल सा स्पर्श और गर्माहट उसने अपने आसपास महसूस की। वह चौंक कर देखी, एकांश उसे शॉल से लपेट रहा था। कुछ पल के लिए उसकी नजरें एकांश की प्यार भरी आंखों में ठहर गईं। फिर आसपास देखकर उसकी नजरें झुक गईं। अब एक और एकांश की नजदीकी की गर्माहट और दूसरी ओर बाहर का खूबसूरत नजारा, पेड़ पौधे और पीछे छूटता रास्ता। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गांव की खूबसूरती नजर आने लगी। छोटे बड़े घर, ऊंचे ऊंचे पेड़, अलग अलग फसलें। सिया इसे देखकर खुशी से खिल उठी। उसके होठों पर आई हल्की मुस्कान एकांश के चेहरे पर सुकून बिखेर रही थी। आखिर सफर खत्म हुआ। एक सुंदर घर, जिसके चारों तरफ बाउंड्री थी। घर के आसपास अलग अलग तरह की फसलें और पौधे लगे हुए थे। एक लकड़ी का मेन गेट था, जिससे स्कॉर्पियो भीतर चली गई। रिद्धि का घर भी लकड़ी का बना था, बहुत खूबसूरत। छत पर लगे फूलों के गमले उसकी रौनक बढ़ा रहे थे। गाड़ी रुकते ही रिद्धि सबसे पहले बाहर निकली और जोर से चिल्लाई, मम्मी, कहाँ हो आप? मम्मी, आप मुझे लेने क्यों नहीं आई? तभी घर का दरवाजा खुला। सामने उसकी माँ यमुना जी पूजा की थाल लेकर बाहर आई। रिद्धि तुरंत उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने आंखें दिखाते हुए कहा, क्यों रही बंदरिया, आते ही चिल्लाना शुरू? मम्मी प्लीज, अब तो ऐसा मत बोलो। इतने दिन बाद आई हूँ, आप मुझे लेने भी नहीं आई। उसने मुंह फुला लिया। अरे चल नौटंकी, खाली ड्रामा करती रहती है। उन्होंने हल्की सी चपत लगाई और उसकी आरती उतारने लगी। बाकी लोग भी गाड़ी से उतर चुके थे। रिद्धि ने सिया और एकांश की तरफ
इशारा किया। मम्मी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड सिया और ये डॉक्टर एकांश, इसके हस्बैंड। यमुना जी ने दोनों की आरती उतारकर उनका स्वागत किया और फिर उनकी नज़र अर्जुन पर रुकी। माँ, ये मेरा दोस्त अर्जुन। उन्होंने अर्जुन को गौर से देखा। अरे, अब यहीं खड़े रहना है क्या? चलो अंदर, बच्चे थके हुए हैं, दादाजी ने कहा। सभी अंदर गए। चलो सभी हाथ मुंह धो लो, फिर खाने की मेज पर बात करते हैं। दिलीप जी बोले। रिद्धि अपने कमरे की तरफ जाने लगी, फिर रुकी। लेकिन पापा, ये लोग कहाँ रहेंगे? सिया एकांत से थोड़ी दूर हुई और रिद्धि की कलाई पकड़ते हुए बोली, मैं तुम्हारे कमरे में रह लूंगी ना। नहीं सिया, रिद्धि ने तुरंत मना किया। हमारे घर में कमरे हैं, तुम और जीजू मेरे बगल वाले कमरे में जाओ और अर्जुन दूसरे कमरे में जाएगा। क्यों पापा, सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही कहा तुमने, दिलीप जी मुस्कुराए। मैं भी यही कहने वाला था। ओके बाय, हाथ मुंह धोकर मिलते हैं। रिद्धि मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। दिलीप जी ने अर्जुन को कमरा दिखाया और फिर एकांश और सिया की ओर मुड़कर बोले, आप दोनों इस कमरे में चले जाइए। सिया ने डरकर एकांश को देखा। वह मुस्कुरा रहा था। अब कहाँ भागोगी? मजबूरन सिया को एकांश के साथ कमरे में जाना पड़ा। कमरे में आते ही वह रुक गई। कमरा बेहद सुंदर था। पुरानी तस्वीरों से सजी दीवारें, साइड टेबल पर एंटीक पीस, खिड़की के बाहर हरा भरा बगीचा। उसे देखते देखते उसके होठों पर मुस्कान आ गई। तभी दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वह चौंक कर पीछे मुड़ी। एकांश ने अचानक उसके कंधों को पकड़कर उसे खींचा और दरवाजे के साथ उसे लगा दिया। उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, कहाँ जाओगी मुझसे भागकर? वह गहरी सख्त नजरों से उसे देख रहा था। सिया की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत। उससे पहले ही वह उसकी सांसों के बेहद करीब आ गया। उसकी आवाज गले में अटक गई। एकांश ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहा, कल से मुझे बेचैन रखने का मजा लिया ना, अब सजा भी। उसने बात पूरी नहीं की, बस सिया के कांपते होठों को अपने कब्जे में ले लिया। क्यों, अब मजा आया? अपना दिल भर लेने के बाद एकांश ने उसे आजाद किया। सिया गहरी सांस लेते हुए गुस्से में उसे घूरने लगी। एकांश ने उसकी कमर पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। यूं आंखें मत दिखाया करो मुझे, तुम पर और प्यार आता है। उसकी आंखों के जुनून को देखकर सिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और उससे दूर हट गई। तुम्हारी ये मक्खनबाजी मेरे किसी काम की नहीं। मुझे कोई बात नहीं करनी। मुंह फेर कर वह बाथरूम में चली गई। एकांश वही खड़ा मुस्कुरा रहा था। कब तक रूठी रहोगी? मना ही लूंगा तुम्हें। कुछ देर बाद वह भी फ्रेश होकर सिया के साथ बाहर आया। डाइनिंग एरिया में सबके लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी हो चुकी थी। पूरा परिवार टेबल पर बैठा था। यमुना जी ने प्यार से सबकी प्लेट में गर्मा गर्म फूली फूली पूरियां और छोले सर्व किए। साथ में पुदीने की चटनी और प्याज के पकौड़े भी रखे। अरे सब रुके क्यों हो? शुरू करो। पहला निवाला लेने से पहले सिया ने एकांश की ओर देखा। एकांश ने जैसे ही पहला बाइट किया, तब जाकर उसने भी खाना शुरू किया। रिद्धि तो इतनी भूखी थी कि उसने ना लेफ्ट देखा ना राइट, बस ब्रेकफास्ट पर टूट पड़ी। उसे ऐसे खाते देख सब मुस्कुराने लगे। लेकिन 4-5 निवाले खाने के बाद अचानक उसे हिचकी आने लगी। यमुना जी परेशान होकर उसके पास आईं और पानी देते हुए बोली, अरे पागल लड़की, जरा धीरे, अहमदाबाद की ट्रेन थोड़ी ना छूट रही है। डांट कर भी वे उसे प्यार से पानी पिलाने लगी। हिचकी शांत हुई तो रिद्धि ने राहत की सांस ली। डोंट वरी एवरीवन, आई एम फाइन। यमुना जी ने फिर डांटते प्यारते उसकी पीठ और सिर सहलाया। यह देखकर सिया का हाथ खाने से रुक गया। वह उन्हें देखते ही रह गई। रिद्धि को अपनी माँ से इतना प्यार पाते देख सिया के दिल में तेज दर्द उठा। क्यों उसकी जिंदगी में हसीन पल नहीं आए? क्यों उसे माँ का आंचल नहीं मिला? क्यों पिता ने भी कभी प्यार से दो निवाले नहीं खिलाए? दिलीप जी ने रिद्धि को गौर से देखते हुए, आजकल कितनी पतली दुबली हो गई है तू, खाने पीने में ध्यान नहीं देती क्या? यमुना जी रिद्धि को आंखें दिखाकर, कैसे ध्यान देगी? मैडम को अपना फिटनेस जो मेंटेन रखना है। सिया अपने दिल का दर्द रोक ना सकी। अचानक उठकर बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, माफ करना, मैं नहीं खा पाऊंगी। और भीगी पलकों को छुपाते हुए कमरे में चली गई। उसके ऐसे जाने से सब परेशान हो गए। उसे ऐसे क्या हुआ? यमुना जी घबरा गईं। जीजू, अचानक सिया को क्या हो गया? रिद्धि भी टेंशन में पूछने लगी। एकांश उसकी भीगी आंखें देख चुका था। वह समझ गया था। वह उठा, आप लोग परेशान मत होइए,
क्या हम दोनों नाश्ता कमरे में कर सकते हैं? उसे मेडिसिन भी देनी है। दिलीप जी बोले, हाँ बेटा बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कमरे में नाश्ता कर लेना। यमुना जी ने प्यार से दोनों की प्लेट में और नाश्ता रखा। थैंक यू सो मच। प्लेट उठाते हुए एकांश कमरे में चला गया। कमरे में आकर उसने देखा सिया बेड पर बैठी रो रही थी। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, प्लेट को कॉफी टेबल पर रखा और उसके पास आया। सिया, क्या हुआ? कंधे पर हाथ रखते ही वह रोते हुए उसकी बाहों में गिर गई। कुछ पल के लिए एकांश ठिठक गया, फिर उसे बाहों में लेकर बोला, शांत हो जाओ, क्यों रो रही हो? सिया सिसकते हुए बोली, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी किस्मत में मम्मी पापा का प्यार क्यों नहीं था? उसके आंसू एकांश के सीने को भिगोने लगे। वह उसका दर्द महसूस कर रहा था। उसने उसे और कसकर सीने से लगा लिया। उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया। मैं उन्हें वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन उनकी हर कमी पूरी कर दूंगा। उसके माथे पर किस देकर बोला, आई प्रॉमिस, तुम्हें प्यार की कमी कभी नहीं होगी। सिया उसकी आंखों में यकीन के साथ देखने लगी। एकांश मुस्कुराया, क्या चाहिए? सिया ने आंखें झुकाई। उसकी नजरें एकांश के होठों पर फिसल गईं। एकांश ने प्यार से उसके चेहरे के करीब जाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सिया ने आंखें बंद कर लीं। दर्द पिघलने लगा। एकांश के लबों की हलचल दिल में उतर रही थी। उसकी कमर पर फिसलते हाथ, लबों पर उसकी मनमानी। सिया पूरी तरह सुकून में थी। जब वह अलग हुआ, सिया की सांसें और धड़कनें तेज थीं। एकांश ने उसे सीने से लगाते हुए पीठ सहलाई। अब कैसा लग रहा है? उसके सिर पर किस देते हुए पूछा। दिल का दर्द कम हो गया, सिया ने धीमे से कहा। एकांश मुस्कुराया। चलो अब पेट पर भी थोड़ी मेहरबानी कर दें। ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। वह उसे टेबल के पास लेकर आया और खुद अपने हाथों से खिलाने लगा। सिया उसके पास आकर सीने से लग गई। मुझे ऐसे ही रोज अपने हाथों से खिलाना? हाँ बिल्कुल, उसने उसके गाल को छूते हुए कहा। उधर गांव की बॉर्डर के पास एक ढाबे में चार लड़के टेबल पर बैठे थे। उनमें से एक ने पूछा, यार तूने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया? सामने बैठा शख्स कार्ल गहरी नजरों से सबको देखने लगा। एक चिड़िया है मेरी नजर में, मिलकर शिकार करेंगे। उन लड़कों की आंखें चमक उठी। सच में खूबसूरत तो है ना? दूसरा उत्साहित होकर। और उसका फिगर? तीसरा आंख दबाते हुए। हमारे लेवल की है। अगर कमजोर हुई तो तू ही मार डालेगा, हमें क्या मिलेगा? कार्ल डेविल स्माइल के साथ, डोंट वरी, नहीं मरेगी। नमन से पूरी ट्रेनिंग ली है, और तुम्हें पता ही है नमन की चॉइस कभी खराब नहीं होती। सब उछल पड़े। यार तब तो मजा आ जाएगा। नमन के हाथों से जो जिंदा बच जाए, मतलब मास्टरपीस। चौथा उतावला होकर, तो बोल कब चलें? काल खड़ा हुआ, अभी इसी वक्त। सब उसके साथ उठ पड़े। काल की आंखों में शैतानी चमक थी। सिया, वेट एंड वॉच, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी का आखिरी तूफान बनकर। अब न तुम बचोगी, न तुम्हारा वो पति। नेक्स्ट।